ऐसी व्यवस्था की कि उन गोडाउन्स में सीधे किसान माल लेकर आ जाए, और ये अलग अलग राज्यों में लागू कर दिया गया, हो रहा है। किसान सीधे माल अडानी साहब के गोडाउन तक ले जाए, यानी एफसीआई भी इससे हट गई। एफसीआई का काम सिर्फ इतना रहा कि एमएसपी पर वो खरीद की दिशा में बढ़ेगी, माल जब उठाया जाएगा तो सीधे इस गोडाउन तक आ जाएगा। 5,75,000 मीट्रिक टन, यह जो देश के 4-5 राज्य हैं, इसमें पंजाब है, इसमें हरियाणा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, यहां पर एफसीआई के गोडाउन्स में जो माल रहना चाहिए वह अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड के वेयर हाउस यानी उनके गोडाउन्स में यह माल चला जा रहा है। यह लागू हो चुका है कानून, यह चल रहा है। मध्य प्रदेश में स्थिति तो इससे और आगे चली गई। मध्य प्रदेश में एफसीआई कोई अनाज नहीं रखती है, सारा अनाज राज्य सरकार ने ही सीधे सौदा अडानी के साथ कर लिया। एफसीआई जो खरीदेगी एमएसपी पर, वह सीधे अभी इस गोडाउन की दिशा में जा रहा है, उस गोडाउन में जा रहा है 3 लाख मीट्रिक टन। जी, यह अडानी के गोडाउन्स में सीधे मध्य प्रदेश सरकार से समझौता है। इस दिशा में अडानी के गोडाउन्स बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी और भी बन रहे हैं, लेकिन ये 3 राज्य भी इसके दायरे में आ गए। यहां से 2-3 सवाल शुरू होते हैं। पहला, जब एफसीआई दिवालिया हो जाएगी, जो दिवालिया होने की स्थिति में एफसीआई लगभग आकर खड़ी है, क्योंकि 3.5 से 4 लाख करोड़ का कर्ज वो कैसे चुकता करेगी, जबकि उसकी अपनी परिस्थिति यह है कि उसके यहां लगभग 22,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इस देश के भीतर में 5 जगहों पर जोनल ऑफिस है, 24 जगहों पर रीजनल ऑफिस है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, हर जिले में डिपो है, वहां पर सेल्स का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट खर्चा होता है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल होती है, जो भी ऑपरेशनल अकाउंट्स होता है, यानी जो सिविल का काम भी होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल का काम भी होता है, सारी बड़ी तादाद, लगभग 22,000 से ज़्यादा कर्मचारी एफसीआई से जुड़े हुए हैं। लगभग 60,000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं एफसीआई की। ये सारे शिफ्ट होंगे और शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट वाले लगभग आधे से ज़्यादा शिफ्ट हो चले हैं अडानी के वेयरहाउस और उनके जो सिलो गोडाउन्स हैं उसमें ये तब्दील हो चले हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर भी है और ट्रांसफर ऑफ सिस्टम भी अपने आप शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि कानून तो लागू कर दिया गया, और कानून क्या है और उसकी क्या परिभाषा गढ़ी गई यह भी हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले और जरा इन स्थितियों को समझिए। एफसीआई ने जब लोन लेना शुरू किया और आज की तारीख में जब उसके ऊपर 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है और इन चीज़ों को चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार इतना ही पैसा रिलीज कर रही है जिससे वो प्राइवेट हाथों में वह पैसा दे सके और प्राइवेट गोडाउन्स डेवलप हो सके। अब भी आपके जहन में सवाल होगा कि गोडाउन्स ही तो बन रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर एफसीआई कोलैप्स कर गई तो फिर एमएसपी पे खरीदेगा कौन? क्या अडानी गोडाउन्स में रखने के लिए एमएसपी पे खरीदेंगे? तो किसान जब कल बातचीत करने जाएं तो बहुत साफ तौर पर कहें कि इस देश के भीतर में जो भी प्राइवेट गोडाउन्स हैं वह जो भी अनाज लेंगे वह एमएसपी पर ही लें, इसकी गारंटी हमको चाहिए और यह कानून चाहिए। तो क्या किसानों को यह कहना चाहिए? कल कहना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो कहेंगे ये तो प्राइवेट गोडाउन्स है, ये सरकारी गोडाउन्स तो है नहीं, तो हम किसी जिम्मेदारी पर भी नहीं है, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। यह एक पहली स्थिति है। उसके बाद की अगली स्थिति में जब आप आते हैं तो एफसीआई ने जो एनएसएसएफ से जो कर्ज लिया है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो खास तौर से उससे बड़ी तादाद में जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जिससे लिया गया है, उससे लगभग 1,91,000 यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए एनएसएसएफ से ही लिया गया है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ही लगभग 2 लाख करोड़ उठाए गए हैं। उसका चुकता कैसे करेंगे ये किसी को नहीं पता है। इस दौर में यह स्थिति है और इस दौर में अगर अब आप कानूनों को देखना शुरू कीजिए तो हमको लगता है एक एक कानून को जरा समझ लीजिए, क्योंकि जब आप एफसीआई अगर दिवालिया हो जाएगा तो इस देश के भीतर में उस बाजार के लिए यह कानून लाया गया है जिस बाजार को सब चीजें तय करनी है। आप कहेंगे ये कैसे तय करनी है? तो जो लोग इस कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं वो जरा समझ लें। आज जरा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 में लाया गया। सरकार ने 3-4 बातों का जिक्र किया। होगा क्या? सरकार ने कहा कि देखिए एपीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर आप फसल बेच सकते हैं, किसानों को लाभ है। फसल बिना रोक टोक के दूसरे
जिलों में जा सकता है, दूसरे राज्य में जा सकता है, कुछ नहीं लगेगा। और बिल पर जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होता है उसको भी कम किया जाएगा, उससे किसानों को लाभ होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार भी इस दौर में उसका ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे किसान घर बैठा रहे और उसके यहाँ कितना अनाज हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माप लिया जाए। तो क्या दिक्कत है इस कानून में? दिक्कत यह है कि अब इसका एग्रीकल्चर जो स्टेट के हिस्से में आता है कॉन्स्टिट्यूशनली, अब उसका राजस्व स्टेट को नहीं मिलेगा। पहला स्टेट के साथ संकट यह है, यानी मंडी फीस बंद हो जाएगी, जो आड़ती और कमीशन एजेंट है वो खत्म हो जाएंगे। आप कहेंगे तो अच्छी बात है, आड़ती और कमीशन एजेंट खत्म हो गए, इसमें क्या दिक्कत है? एमएसपी की खरीद बंद हो जाएगी। बोलेंगे ये तो एमएसपी की बात ही नहीं है, यहां तो ओपन व्यापार होगा, जितना मन चाहे उतना कोई भी किसी भी कीमत पर ले सकता है, बेच सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यहां पर क्या दिक्कत है? किसान भी धीरे धीरे आज मोबाइल समझ गए, कल टेक्नोलॉजी समझ जाएंगे। अब यहां से खेल शुरू होता है कि पहला राउंड एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, दूसरा राउंड जो आड़ती और कमीशन एजेंट है उसकी जगह इस देश के भीतर में लगभग 86% छोटे छोटे किसान हैं। उन किसानों से कोई भी बड़ी कंपनी वाला सीधे डील नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा बीच में एक नेटवर्क इसी कमीशन का शुरू होगा जो इनसे डील करेगा और इन तक एक मुश्त माल पहुंचाने की स्थिति में लाएगा। यानी इस देश में एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव में नहीं लाकर सरकार ने बिचौलियों की नई भूमिका कॉरपोरेट और बड़ी कंपनियों के मार्फत शुरू की कि उनके मातहत काम करने वाले लोग छोटे किसानों से डील करेंगे और उनसे कौन सी फसल उपजानी है, उस फसल को कैसे उपजाना है, यह दूसरे कानून में आता है। ये पहले कानून की स्थिति है। दूसरा कानून जो बनाया गया, जो खास तौर से कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून है, इसके तहत कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यानी यह भी एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क इसके लिए बनाया जाएगा। यह भी कहा गया कि जो किसान है, जो खास तौर से फर्मा है, जो प्रोसेस करते हैं, थोक व्यापारी है, जो निर्यातक हैं, बड़े खुदरा विक्रेता हैं, उनके साथ किसान सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यह कानून ये कहता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उनको, यानी इस देश के किसानों को नहीं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा इस कानून में दर्ज है, उनको गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराएंगे, उनको तकनीकी सहायता देंगे, उनको फसल स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उनको कर्ज लेने की सुविधा होगी, उनको फसल बीमा की सुविधा होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इस कानून के तहत नहीं काम करेगा उन किसानों के लिए ना तो बीज उपलब्ध है, ना टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ना फसल स्वास्थ्य योजना उपलब्ध है, ना कर्ज लेने की सुविधा उपलब्ध है, ना बीमा उपलब्ध है। ये फैक्ट है। और शायद इसके बाद किसानों के सामने इस कानून के साथ मजबूरी हो जाएगी कि जो भी आएगा उसके अनुकूल उन्हें उपजाना होगा, काम करना होगा। और छोटे किसानों को तो ये बिचौलिए जो हैं बीच में खड़े होंगे, बड़ी कंपनियों के जो एजेंट्स होंगे, उनके मातहत इनको काम करना होगा। और जो बात आ रही है इसमें और शानदार चीज़ है कि इस कानून को लागू करते समय सरकार ने कहा कि इसमें बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर तभी आएगा जब कानूनी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। कमाल का रिफॉर्म है ये। कानूनी अड़चनें खत्म हो जाएं तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाएगा, यानी कानून की मदद लेने की स्थिति में किसान भी नहीं रहेगा। इसीलिए एसडीएम कोर्ट का जिक्र हुआ और बाद में जो कह रहे हैं कि हम सिविल कोर्ट भी जोड़ देंगे, तो फिर उसके पीछे यह है कि इस देश के भीतर में जिसके पास पैसा होता है उसके अनुकूल न्याय होता है। ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है, ये सब कुछ उजागर सच है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु कानून जो लाया गया है, संशोधन कानून, इसमें कहा गया है कि गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, जो भी चीजें हैं, इन सब का भंडारण अब कोई भी कितनी भी बड़ी तादाद में कर सकता है। यानी एफसीआई को जब बनाया गया था उस समय ये मानकर चला गया था भंडारण एफसीआई करेगी, उस समय ये मानकर चला गया था भंडारण से ही कीमतें तय होती हैं। लेकिन भंडारण जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा तो वही चीजें तय करेगा। तो मिडिल क्लास जो शहरों में बैठा हुआ है और खेती के बारे में नहीं जानता है, कम से कम यह तो जान ले कि वह कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो बाजार में कुछ खरीदने जाएगा, वह कीमत किसान द्वारा खरीदी गए अनाज की कीमत पर नहीं मिलेगी, बल्कि भंडारण और उससे होने वाले लाभ जो रिटेल सेक्टर और गोडाउन्स पे जिनका कब्जा होगा, जिसका जिक्र बार बार अंबानी अडानी का आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अब तय करेंगे कीमत उस मिडिल क्लास के लिए जो अभी बड़ी सुविधा के साथ कम पैसे में 2 जून की रोटी मुहैया उसको हो जाती है, वह मुश्किल होने वाली है। सवाल यह है कि इसमें क्या वाकई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी या मोनोपोली आ जाएगी? बहुत साफ है, जिसके पास पैसा होता है उसकी मोनोपोली होती है, कोई छुपा हुआ नहीं है।
खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश बढ़ेगा, उस निवेश में यह कानून कहता है कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन और आधुनिकीकरण होगा। यह तीनों स्थितियां बतलाती हैं कि किसान सामान्य तौर पर कोल्ड स्टोरेज के लिए निर्भर होगा, सामान्य तौर पर किसान अपने माल को बाजार में बेचने के लिए भी निर्भर होगा, और टेक्नोलॉजी तो उसके पास आएगी नहीं, क्योंकि यह कानून का विरोध कीजिएगा तो फिर टेक्नोलॉजी सरकार नहीं देगी। तो सरकार किसानों का हित कैसे चाहती है, शायद यह भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में उस बाजार के लिए यह कानून बनाया गया है जिस बाजार के प्लेयर्स जो हैं पैसे वाले लोग हैं। किसान इस मार्केट का प्लेयर नहीं है, लेकिन किसान इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पे बेचने की स्थिति में लाने वाला शख्स होगा, जो धीरे धीरे मजदूर में तब्दील होता चला जाएगा। और सरकार ने ये सारी धीरे मजदूर में तब्दील होता चला जाएगा, और सरकार ने ये सारी चीजें लागू कर दी है। लागू इसलिए हम कह रहे हैं बार बार आपसे, एक तो एफसीआई का दिवालिया होना, दूसरा सरकार ने अपने रिफॉर्म में बहुत साफ तौर पर डॉक्यूमेंट में लिखा है 2022 तक वह एक्सपोर्ट दुगना कर देगी। और पिछले दिनों वॉलमार्ट, जो उनके वेयरहाउस इंडिया में बहुत जगहों पर बन चुके हैं, वह भी कह रहे थे कि 2026-27 तक हम 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगेंगे। किस आधार पे कह रहे थे? वह भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट। आधार यही है। तो सरकार लागू कर चुकी है, इसको वॉलमार्ट जानता है, इसको अडानी जानते हैं, इसको अंबानी जानते हैं, और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। किसान हैरान परेशान है कि अगर ये चीजें लागू होती चली जा रही हैं, उसने भी महसूस किया है बीते 3-4 बरस में कि ये लागू हो रही है और उसकी स्थिति नाजुक हो रही है। इसीलिए वो संघर्ष कर रहा है, इसीलिए वो सड़क पर है, इसीलिए सर्द रातें उस पर असर नहीं डाल पा रही है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके पास खेत नहीं बचेंगे। यह स्थिति उसकी नाजुक होती चली जाएगी। और खास तौर से ये समझिए, सिर्फ पंजाब का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर जो कमीशन एजेंट हैं वो 30,000 हैं, लेकिन इस देश के भीतर में जो छोटे किसान हैं उनके लिए बड़ी कॉरपोरेट्स जब एजेंट्स रखेंगे उनकी तादाद 3 लाख होगी। जो मंडी मजदूर हैं सिर्फ पंजाब में वो 3 लाख हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था इन नए गोडाउन्स के जरिए की जा रही है कि मजदूरों की जरूरत ना पड़े, टेक्नोलॉजी अपना काम करे। चाहे वो रेलवे के वैगन्स आ जाएं, चाहे कंटेनर से सामान आ जाए, चाहे उसको बोरे में बंद करना हो, चाहे प्लास्टिक का बोरा आधुनिक तरीके से सील देता हो, ये सारी चीजें प्रोक्योरमेंट की जो भी है, इसमें मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह सिर्फ मंडी मजदूर अगर पंजाब में 3 लाख बेरोजगार होंगे, और जो भूमिहीन खेत मजदूर 30 लाख पंजाब में हैं, और इस देश के भीतर में जो भूमिहीन खेत मजदूरों की तादाद है वह तकरीबन 12 से 14 करोड़ के बीच में है। 12 करोड़ 2011 के सेंसस में, उस रेशियो में 2020 में लगभग 14 करोड़ हो चले होंगे। इनकी स्थिति क्या होगी? और यह आने वाले वक्त में मजदूर भी नहीं रह पाएंगे, यह तो सिर्फ गरीबी की रेखा से नीचे रहकर उस फूड सिक्योरिटी बिल पर जाएंगे जिसके जरिए इनको 2 जून की रोटी सरकार मुहैया करा दे। लेकिन इस दौर में पीडीएस सिस्टम भी हमारा खत्म किया जाएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट आया उसमें जो सरकार के सलाहकार हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा कि ये पीडीएस सिस्टम का बोझ आप क्यों उठाते हैं? सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ता है, इसको खत्म कीजिए और इसको प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, और किसानों को कुछ डायरेक्ट बैंक में पैसा डाल दीजिए। तो क्या जनधन योजना इसीलिए खोली गई थी कि हम सिर्फ पैसा देंगे और उस पैसे से आप चावल खरीदिए, गेहूं खरीदिए, दाल खरीदिए, किरासन तेल खरीदिए, जो भी खरीदिए, लेकिन उसको बेचने वाले हम नहीं होंगे, वो कोई प्राइवेट सेक्टर होगा, वो XYZ कोई भी हो सकता है, कोई भी बड़ा ग्रुप हो सकता है। तो ये एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में, यानी सरकार अपने तौर पर इन 3 कानूनों को अगर लागू करा चुकी है। अब ये खतरा, आखिरी बात इसलिए आपको ये समझनी चाहिए कि इस देश के भीतर में जो इंडस्ट्रीज है, जो कॉरपोरेट है, बड़ी तादाद में सब दिवालिया हो जाते हैं। जैसे एफसीआई को सरकार ने दिवालिया कर दिया ना, सरकार इकोनॉमी नहीं संभाल पाती है तो वह भी दिवालिया हो जाते हैं। हमारे पास सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अपनी मिनिस्ट्री है, उसके ज़रिए जो चीज़ें डेवलप करती है, उसने जानकारी कई चीज़ों की दी। उसके ज़रिए 2-3 बात जो निकल कर आई, उसमें एक चीज़ तो ये निकल कर आई कि सरकार जितनी भी प्रोजेक्ट्स बनाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने बताया उन प्रोजेक्ट्स को भी वह 5 साल के टारगेट में पूरा नहीं कर सकती है। इस पर उसको बोझ लगभग 4,34,000 करोड़ से ज़्यादा का पड़ने वाला है। लगभग 536 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लेट से चल रहे हैं।
इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि एफसीआई रिवाइव करने की दिशा में सरकार नहीं बनेगी, एमएसपी को लागू कराने के लिए कानून सरकार नहीं बनाएगी। ये थोड़ा समझ लीजिए। और इनको समझते वक्त जब आप इस देश के भीतर में दिवालिया होते कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज का जिक्र करेंगे तो उसके आंकड़े आज की तारीख में, आज की तारीख से मतलब है ये हम आपको सितंबर तक का आंकड़ा बता रहे हैं, इस देश में 4008 मामले कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस में फंसे हुए हैं। यानी जो बैंक्रप्सी कोड बना, यानी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें कोई दिवालिया हो जाता है तो वह अपने आप को डाल देता है कि इसकी खरीद फरोख्त कीजिए, इसको निपटाइए। तो ऐसे लोगों की तादाद, ऐसी कंपनियों की तादाद 4000 से ज़्यादा है और 270 दिनों में इसे निपटाना होता है। तो 1442 कंपनियां इसमें ऐसी हैं जो 270 दिन हो गया है उनको भी ठीक नहीं कर पाई है। हम सिर्फ ये गवर्नेंस को लेकर कह रहे हैं कि जब आप सरकार से किसान बातचीत करने जाए तो उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो। सरकार इस देश में मार्केट इकोनॉमी लाना चाहती है, मार्केट इकोनॉमी के तहत बड़े प्लेयर्स को खड़ा किया है और बड़े प्लेयर्स के जरिए वो इस देश को चलाना चाहती है। यानी इस देश के भीतर में 12 करोड़ किसान और 14 करोड़ मजदूर की एवज में उसके जहन में 3 बातें साफ हैं कि जो एग्रो के फील्ड में होंगे उसमें टॉप मोस्ट 6 बड़ी कंपनियां जो सरकार के साथ है, जो गोडाउन्स की स्थिति में होगी उसमें 3 बड़ी कंपनियां जिसमें एक अडानी है और 2 विदेशी कंपनियां हैं, उसमें एक वॉलमार्ट भी है, उनके गोडाउन्स काम, उनके वेयरहाउस काम करेंगे। और तीसरा जो प्रीमियम बीमा का दिया जाता है उससे भी निजात मिलेगी और वह भी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से चलेगा। यानी एक मार्केट इकोनॉमी को हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन मार्केट इकोनॉमी के तहत इस देश के भीतर में वह इंडस्ट्रीज क्यों दिवालिया हो गई जिन्होंने बैंक से कर्ज ले लेकर इस देश का एनपीए बढ़ा दिया गया है। और आखिरी बात, बैंक की लूट जिसमें आपका और हमारा पैसा रहता है, उसकी कॉरपोरेट की लूट इतनी ज़्यादा है कि 25 दिसंबर तक तो ब्रैकेट लगाया हुआ था कि नहीं बताएंगे और इंसॉल्वेंसी कोड पे भी काम बंद हो गया था। लगभग बैंकों पर एनपीए अब 15% तक इस फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च तक पहुंच जाएगा। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एनपीए की स्थिति में भारत के बैंक्स डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रोसेस में किसान अपने प्रोडक्ट को अपने तरीके से ना उपजा पाएगा, ना बेच पाएगा, ना मंडी जा पाएगा। और इस पूरी इकोनॉमी से जो हमारे देश के भीतर में लगभग 22 से 23 करोड़ लोग जुटे रहते हैं, कोई मजदूर है, कोई कहीं पर खेत मजदूर के तौर पर है, कोई बाजार में माल बेच रहा है, कोई छोटे छोटे किराना है, ये सारी परिस्थितियों को खत्म करने की दिशा में यह 3 कानून हैं। किसानों की बात कल की बातचीत में कुछ भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि इस देश में कानून लागू हो चुका है और एफसीआई को दिवालिया बनाने की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी ने, लेकिन कोई स्टेट ऐसी बचूगी नहीं है जिथे ਇਹਦਾ कानून लागू होगा। और ये जरा साडे भारतीय किसान यूनियन का बहुत बड़ा उपराला है। सारिया स्टेटां दे ਜਿਹੜੇ लोग बड़े बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने नाल फॉरन कंट्रियां, अरब कंट्रियां, इंग्लैंड, कनेडा, अमेरिका, फ्रांस, हॉलैंड, आस्ट्रेलिया, सारे मुल्कों ने जिहड़ा है मोदी के फट लाण पाई आ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਚੱਖਣਾ ਪੱਟੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ मतलब लोगों को बर्बाद करने का, इंडिया के किसानों को बर्बाद करने का, लोगों को बर्बाद करने का कानून बनाया। ये कहते पक्के तौर पर जोड़ा है बाईकाट किया जाएगा और पक्के तौर पर जोड़ा है कनेडा के बंद नहीं किया जाएगा। और कनेडा के जोड़े 290 के 180 बंदे जोड़े अपने MP से उत्थे, उन्होंने सारे ने इस गल का मता पास किया कि जोड़ा है मोदी ने जोड़ा है काम बिल्कुल गलत किया। जब भी कितने इतने अमेरिका पड़ेगा तो वह यहो जहा विरोध करेंगे कि जोड़ा मुड़ के अमेरिका के बना बन सकेगा। तो छोटिया जड़ियाँ कंट्रियाँ
ਦੁਬਈ ਆ, ਮਸਕਟ ਹੈ, ਕਵੈਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਫੈਸਲਾਂਤ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਵੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮੋਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ CRP ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਫਸਰ, ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ, ਕਰਨਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ, ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਬੁਲਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਵੜਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲ ਵਰਲਡ ਖੜਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1986-87 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 7.5 ਧਾਗੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੂਲ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਪਰਲੋ ਪਰਤੂਲ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਤੂਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਦਰ ਮਚੂਗਾ ਔਰ ਗਦਰ ਉਹ ਮਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7.5 ਧਾਗੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 73-74 ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। 74ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੋ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ